वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पॉइजन पिल के बारे में है। ट्विटर ने अभी हाल ही में ये कहा कि वो इलोन मस्क के होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए पॉइजन पिल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे ऑफिशियली लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर्स राइट प्लान कहा जाता है। इलोन मस्क ने अभी हाल ही में कहा कि वो इंटेंशन रखते हैं कि वो ट्विटर को टेक ओवर करें या फिर ट्विटर को पूरी तरीके से खरीद लें। इसके लिए उन्हें ट्विटर के शेयर्स खरीदने होंगे। ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने अपना इंटेंशन दिखाया है पॉइजन पिल के इस्तेमाल को लेकर। पॉइजन पिल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कई सारी हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया हो या फिर कोई स्पाई जासूस जिसके पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो, जब वो किसी अथॉरिटी के हाथ लगता है तो वो इन्फॉर्मेशन उन तक पास ऑन ना हो, उससे बचाने के लिए वो एक पॉइजन की गोली का इस्तेमाल करता है। वो खा लेता है, अपनी जान दे देता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जाने देता। पॉइजन पिल का कुल मिला के मतलब ये निकला कि कुछ ऐसा जो आपको नुकसान करेगा, बट दैट विल बी फॉर ग्रेटर गुड। सपोज करिए एक स्पाई ने पॉइजन पिल का इस्तेमाल किया, तो उसने खुद की जान तो दी, लेकिन उसने देश की इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं होने दिया। यहाँ पर पॉइजन पिल बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। वो खुद नुकसान सहते हैं। ट्विटर पॉइजन पिल का जब इस्तेमाल करेगा तो इससे ट्विटर को लॉस होगा, नुकसान होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करके वो इलोन मस्क के होस्टाइल टेकओवर से बच जाएंगे। इसे ऑफिशियली शेयर होल्डर्स राइट प्लान कहा जाता है। इसके बारे में जिक्र कंपनी के चार्टर में भी हो सकता है, बाय लॉ में भी हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम पॉइजन पिल का यूज करेंगे कंपनी को बचाने के लिए। यहां पे कंपनी करती क्या है? कंपनी जो व्यक्ति टेक ओवर करना चाहता है कंपनी को, उसके लिए कंपनी को कम ल्यूक्रेटिव बना देते हैं, उसे ज्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं, या फिर टेक ओवर के प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है जो टेक ओवर करने का इंटेंशन रखता है उस व्यक्ति के लिए कंपनी को खरीदना। यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि अब वो कंपनी एक्वायरर के लिए अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी कि वो उसको खरीदे। जो स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से कंपनी करती क्या है, देखिए कई सारे तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, यहीं पर की पॉइंट है। अगर आप ना जानते हो तो एक डाइल्यूटेड शेयर या डाइल्यूटेड स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और आपने उस कंपनी के 5 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप 5% के शेयर होल्डर हैं ना। कंपनी ने 100 और शेयर्स रिलीज कर दिए मार्केट में। अब कंपनी के पास 200 शेयर्स हैं, आपके पास अभी भी 5 शेयर्स ही हैं। आपका जो स्टॉक परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली घट के 2.5% हो जाता है। इसे स्टॉक डाइल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक कहा जाता है, या डाइल्यूशन ऑफ शेयर कहा जाता है, जहां पे आप इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर रखते हैं लेकिन आपका जो स्टॉक परसेंटेज है वो गिर जाता है। इसका नुकसान नहीं होता समटाइम्स, बिकॉज कंपनी अक्सर ऐसा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए करती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके 2.5% के जो शेयर की वैल्यू है वो आपके अर्लियर जो 5% शेयर थे उनसे ज्यादा हो जाए, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंड किया है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है। बट ऐसा होता है। इससे क्या होता है, अगर कंपनी ने ज्यादा स्टॉक्स मार्केट में डाल दिए तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज गिर जाएगा। पॉइजन पिल में ऐसा किया जाता है, एक तो कंपनी और ज्यादा स्टॉक मार्केट में डाल देती है, ऐसा वो करने को लेकर ऑथोराइज्ड होते हैं, हालांकि लिमिटेशन होती है कि आप कितनी मैक्सिमम स्टॉक्स मार्केट में और बढ़ा सकते हैं या शेयर्स कितने ज्यादा जारी कर सकते हैं, उसका भी पूरा प्रावधान होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज गिर जाएगा। अब उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे 100% स्टेक्स को खरीदने के लिए। तो ये तो एक तरीका हो गया कि स्टॉक को डाइल्यूट कर देना या ज्यादा शेयर्स मार्केट में उतार देना। दूसरा तरीका ये होता है कि वो एक कैप लगा देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कंपनी का 15% से ज्यादा शेयर है तो वो डिस्काउंटेड रेट पर शेयर नहीं खरीद सकते, और वो बाकी के शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। तो बाकी के लोग अपने शेयर्स को बेचने से ज्यादा नए शेयर्स को खरीदने में रुचि लेंगे, क्योंकि उन्हें जो वो शेयर्स हैं वो सस्ते मिलने लग जाएंगे। तो वो व्यक्ति जो टेक ओवर करना चाहता है, जिसके पास 15% से ज्यादा शेयर्स आ चुके हैं, अब उसे शेयर्स खरीदने को मिलेंगे ही नहीं। फर्दर अगर उन्होंने शेयर्स ज्यादा मार्केट में उतार दिए तो अब ज्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे। जब ज्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे तो कंपनी को खरीदना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आपको 100 लोगों से डील करना था, लेकिन अब मार्केट में 200 शेयर्स हैं तो आपको 200 लोगों से डील करना पड़ेगा। अगर 200 लोगों ने उन शेयर्स को खरीद रखा है तो खरीदना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे कई तरीके अपनाए जाते हैं जिसे पॉइजन पिल का नाम दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक कंपनी खुद को बचाने की कोशिश करती है। तो पॉइजन पिल के कई तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। यहां पर कोशिश की जाती है कि सिर्फ उस शेयर होल्डर को ब्लॉक कर दिया जाए जो कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। तो इसमें वो सिंपली करते क्या है कि एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं, जैसे ट्विटर के केस में दैट इज 14.9%, कि जिस व्यक्ति के पास इससे ज्यादा शेयर्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स को नहीं परचेज कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा।
तो बाकी लोग तो डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन जो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जिस ज़्यादा शेयर्स जिसको चाहिए, वो उसे ले नहीं पाएगा। फर्दर शेयर्स को डाइल्यूट भी कर दिया जाता है, एडिशनल जो शेयर्स है उनको मार्केट में निकाल के, तो जो व्यक्ति शेयर्स खरीद रहा है उसके शेयर्स का परसेंटेज भी गिर जाता है। ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है कि कोई इन्वेस्टर जो कंपनी को खरीदना चाहता है वो इस पॉइजन पिल को तोड़कर जो कंपनी है उसे टेक ओवर कर पाए। हालांकि आप कितने ज़्यादा शेयर्स निकाल सकते हैं उसकी भी सीलिंग होती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के शेयर्स आप गिरा दोगे या उसका परसेंटेज कम कर दोगे तो उसकी सीलिंग होती है, बट फिर भी वो ऐसा कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति के लिए जो परचेज होता है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। हालांकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रही, जिसके तहत उसे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। कोई एक व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है शेयर्स के लिए, और फिर भी जैसे कि जो ट्विटर की वैल्यू है वो 38 बिलियन के आसपास है, और जो यहाँ पर इलोन मस्क हैं वो 45 बिलियन के आसपास देने को तैयार थे। अब शेयर होल्डर्स को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी शेयर्स नहीं देना चाहती, तो इससे उनके इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं। तो दे कैन फाइल अ केस कि हम उनके जो हित हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। इस मामले में थोड़ा बहुत जो पॉइजन पिल है वो इनफेक्टिव हो सकती है, बट फिर भी पॉइजन पिल कारगर साबित होती है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में है। ईडी ने अभी कुछ लोगों को समन किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो ये न्यूज़ में आए। ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और इसे डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा हेड किया जाता है। 1956 में इसे इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में एग्जिस्टेंस में लाया गया, और तभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत काम किया करता था। और इनके पास बेसिक काम ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1947 का, फेरा, उसमें कोई धांधली ना हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ये उसकी देखरेख करें। 1957 में इन्हें फॉर्मल नाम दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और अब इनके पास दो स्पेशल लॉज के तहत काम करने की जिम्मेदारी थी। एक तो फेमा, जो फेरा था वो बाद में फेमा बन गया, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, और फिर पीएमएलए आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दोनों की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। ईडी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, देश के बाहर जो भारत का पैसा है वो ना जाए। कई बार लेयरिंग की जा रही है, पैसे को कई चक्करों में घुमा दिया जाता है ताकि पता न चले उसका सोर्स क्या है, उसे भी पता करना। और सेक्शन 48-49 जो है पीएमएलए एक्ट का, वो ऑथराइज करता है इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी को। ईडी अगर क्राइम कमिट कर लिया गया है तो कैसे काम करती है, बेसिकली उसका क्या रोल होता है। अगर मान लीजिए किसी भी केस, कोई भी ऐसा केस आता है लोकल पुलिस के पास जहां पर 1 करोड़ से अधिक के अमाउंट का क्राइम इन्वॉल्व है, ऐसे पैसे का हेर फेर रिक्वायर्ड उसमें इन्वॉल्व है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो सारी डिटेल्स ईडी को भेज देते हैं कि आप देखिए यहाँ पे पैसे का मामला है। ईडी के पास पीएमएलए एक्ट के तहत काफ़ी अधिकार होते हैं। वो सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टी को और सीज कर सकते हैं पैसे या डॉक्यूमेंट को। प्रॉपर्टी को सीज नहीं करते, कई बार सर्च एंड सिज्योर लिख दिया जाता है तो हमें लगता है प्रॉपर्टी का भी सिज्योर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो मनी और डॉक्यूमेंट का सिज्योर कर सकते हैं। कई बार अरेस्ट रिक्वायर्ड होता है, कई बार नहीं भी रिक्वायर्ड होता है। वो सीधे सीधे सर्च एंड सिज्योर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को सम्मन किया जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए और उसके बाद ही वो सर्च ऑपरेशन चलाएं, ज़रूरी नहीं है, वो सीधा चला सकते हैं। जो पर्सन है अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो विदिन 60 डेज उसके लिए जो चार्जशीट है वो फाइल कर देते हैं। पीएमएलए एक्ट में चूंकि 7 साल से अधिक की सजा होती नहीं है तो 60 दिनों के भीतर उनके पास चार्जशीट फाइल करने का समय होता है। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है आईडीएमपी के बारे में। ये इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज का पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें मीन्स की आंसर राइटिंग भी इन्वॉल्व होती है। 2023 के लिए बैच 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 8 महीनों में आप अपनी पूरी तैयारी बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ओनली आज के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे विद नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज वक्वीता पोर्पोइस। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग वक्वीता पोर्पोइस एक्सटिंक्ट होने वाला है। जो भी बची खुची पॉपुलेशन है उसको बचाने का इमीडिएट प्रयास करना होगा। अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो वो दुनिया में कहीं भी हो इंपॉर्टेंट हो जाती है। वक्वीता ये दुनिया की सबसे छोटी कैटेसियन प्रजाति की मरीन मैमल है या मछली है। इसे लिटिल काउ के नाम से भी पुकारते हैं स्पेनिश में। इसकी डार्क आईज होती हैं, इनफैक्ट डार्क रिंग होती है आंखों के चारों ओर, एक स्पेसिफिक फीचर होता है। फर्दर इसकी पीठ का जो फिन होता है वो काफ़ी चौड़ा और बड़ा होता है। देखिए इसके बाद ये पूरा फिन ही है, इस छोटे वाले के चक्कर में ना पड़िएगा, ये पूरा फिन है तो काफ़ी बड़ा होता है, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। बाकी पोर्पोइस से इस हिसाब से अलग है बिकॉज ये वार्म वाटर्स में पाया जाता है और उसके लिए अडाप्टेड भी होता है। बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि वो एडिशनल हीट को बाहर निकाल सकता है। साई और इल्यूसिव होते हैं, बचते फिरते हैं, कोई बोट्स वगैरह आ रही है तो तुरंत भाग जाते हैं। ये सिर्फ पाए जाते हैं जो नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है वहाँ पर 50 मीटर तक के शैलो वाटर में मिलते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हुनर हाट के बारे में है। हुनर हाट को भी हाल ही में मुंबई में इनॉग्रेट किया गया, जहां पे 31 स्टेट्स एंड यूटीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उस्ताद इनिशिएटिव के तहत हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करता है। हाट का मतलब होता है बाजार, हुनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई कारीगरी करने की क्षमता है, हुनर है। उस्ताद का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम तो ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे मामला आर्ट एंड क्राफ्ट का है जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसमें मौका दिया जाता है सभी लोगों को जो ऐसे क्राफ्ट बनाते हैं कि वो उसे एग्जिबिट कर सकें और लोगों तक पहुंचा सके, बेच सके, कुल मिलाकर उन्हें एक मार्केट मिले। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए तैयार होती है और वो अपना सामान डिस्प्ले कर पाते हैं। हुनर हाट काफ़ी फायदेमंद होता है आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। यहाँ पर हुनर हाट के लिए उस्ताद स्कीम की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। इसके बेसिस पे जो रिच हेरिटेज है ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट की, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करती है। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: कैपेसिटी बिल्ड करना, अपग्रेड करना ट्रेडिशनल स्किल को, डॉक्यूमेंट करना जो भी ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट है ताकि वो खत्म ना हो जाए, माइनॉरिटी यंगस्टर्स को ट्रेन करना कि वो इसमें इन्वॉल्व हों, फर्दर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट लिंकेजेस उनको प्रोवाइड करवाना ताकि वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हीट एक्सपोर्ट के बारे में है। इजिप्ट ने अभी इंडिया को व्हीट सप्लायर के तौर पे अप्रूव कर दिया है। अब भारत का गेहूं इजिप्ट जाएगा। ये तब आया है जब दुनिया में व्हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, उसकी सप्लाई गिर रही है। इसका एक बेसिक रीजन रशिया और यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले गेहूं एक रबी की फसल है जो कि ठंडियों में बोई जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया में आफ्टर राइस। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसे काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। जो क्लाइमेट है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का चाहिए जब इसे उगाया जाए या बोया जाए। फर्दर इसकी कटाई के समय पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात प्रमुख राज्य हैं जो इसे उगाते हैं। व्हीट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन ये दोनों मिलाकर दुनिया के 1/3 ग्लोबल व्हीट का एक्सपोर्ट करते हैं और दोनों ही इस समय वॉर में हैं, तो ये व्हीट का एक्सपोर्ट तो क्या ही करेंगे। इन दैट केस कई सारे देश व्हीट क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट का इंपोर्टर है, उन्हें बहुत सारा व्हीट चाहिए, लेकिन वो 2 देश जो सप्लाई करते हैं वो अब नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं भारत की। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हम एक्सपोर्ट दुनिया का महज 1% करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा खुद खा जाते हैं। हमसे बचेगा तब तो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हम देखिए 14.14% जो टोटल प्रोडक्शन है दुनिया का वो एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1% का है, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन रेट बहुत हाई है। टॉप कंट्रीज जिनको इंडिया व्हीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या वो जो हमसे इंपोर्ट करते हैं, 2 बांग्लादेश, नेपाल, यूएई और श्रीलंका। हम 1% से भी कम व्हीट का एक्सपोर्ट करते हैं। अब इजिप्ट हमसे इंपोर्ट करने वाला है तो हो सकता है रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर देश को एड्रेस करेंगे न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट से। गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे। टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं सिखिज्म में। 1621 से 1675 का इनका जीवन काल रहा। 1665 से 1675 10 सालों तक इन्होंने सिखिज्म को लीड किया और सिख गुरु के पद पर रहे। अमृतसर में इनका जन्म हुआ था पंजाब में। 1621 में ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे, जो कि सिखिज्म में छठे गुरु रहे हैं। इनके 115 हाइम्स को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई है, जो कि सिखिज्म का बहुत ही होली और मेन टेक्स्ट है। ओरिजिनली इनका नाम था त्यागमल। इन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई मुगल फोर्सेस के खिलाफ, गैलेंट्री जो दिखाई, उसके चलते इन्हें नाम मिला गुरु तेग बहादुर, या तेग बहादुर नाम दिया गया। गुरु तो लोग कहते हैं चूंकि सिखिज्म में बहुत ही प्रोमिनेंट गुरु रहे हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब सिटी को भी बिल्ड किया। औरंगजेब के ऑर्डर पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया। इनकी शहीदी होती है। औरंगजेब छठा मुगल एम्परर था। सिख होली प्रेमाइसिस जैसे कि गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो दिल्ली में है, ये उनके एग्जीक्यूशन और क्रिमेशन को मार्क करते हैं। उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था गुरुद्वारा सिसगंज साहिब की जगह पे और उनका क्रिमेशन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की जगह पे हुआ। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो गल्फ ऑफ कैबस के बारे में है। 750 टन डीजल के साथ एक फ्यूल शिप अभी डूब गया है गल्फ ऑफ गैबस में, ट्यूनीशिया में। तो ये न्यूज़ में आया। देखिए ये है अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पर है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के पास में इस जगह पे गल्फ ऑफ गैबस है। इसे लेसर साइटिस भी कहा जाता है, बिकॉज लीबिया में है ग्रेटर साइटिस, तो उसी की जगह पे इसे लेसर बोल देते हैं। ट्यूनीशिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है। गैबस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ऊंची टाइड्स आती हैं, लगभग 2.1 मीटर की स्प्रिंग टाइड्स जो आती हैं, ठीक है।
तो ये तो गल्फ ऑफ गैब्रेस की बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथेलाइजर के बारे में है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कोविड-19 टेस्ट करने वाली इस डिवाइस को। ये एक व्यक्ति की सांस के सैंपल्स के माध्यम से पता कर सकता है कि वो कोविड-19 को लेकर पॉजिटिव है या निगेटिव। इस टेक्निक का जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन में, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी गैस मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पर बेसिकली ये कुछ केमिकल मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई करता है और 5 वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि VOC जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में एक व्यक्ति की सांस में पाए जाते हैं उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो VOC मार्कर्स जैसे उसे SARS-CoV-2 के मिलेंगे वो कंफर्म कर देगा कि उम्मीद है कि व्यक्ति पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। उसके बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट करके पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, एटलीस्ट एक आइडिया मिलेगा कि व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं है, एक कैरी बैग जितना बड़ा है तो आसानी से कैरी कर सकते हैं और ऑफिसेस वगैरह में डॉक्टर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मिनट से कम समय में रिजल्ट दे देता है कि क्या संभावना है, व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है क्या। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर के बारे में है। बिहार की सरकार ने फ्रेश प्रपोजल्स भेजे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट करें। 40 किलोमीटर लंबी ये दीवार है राजगीर बिहार में। ये जो पुरानी राजगीर की सिटी थी उसे चारों ओर से इंसर्किल करती थी इन्वेडर्स से बचाने के लिए। मान्यता है कि ये 3 सेंचुरी BC के पहले की बनी है, मतलब आज से 300 साल से भी पहले इसे बनाया गया था। उस समय चूंकि बनाया गया था प्री मॉडर्न एरा की ये दीवार है तो बहुत अनड्रेस्ड स्टोन से बनाई गई है, मतलब ऐसे नहीं बहुत फ्रेश स्टोन से बनाया गया है इसको, लेकिन बहुत पुरानी वॉल है। और इस दीवार का जिक्र बुद्धिस्ट वर्क्स में भी हमें मिल जाता है। इसी नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बताया गया है ASI के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी वो लिस्टेड है। और भी बातें ध्यान रखिए, यूनेस्को में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा जो नालंदा में है और दूसरा है महाबोधि टेम्पल जो बोधगया में है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है, गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, तो पैसे का मामला होता है ना इसमें, एंड दैट इज द रीजन कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, होम अफेयर्स में नहीं। बकवीता पोरपाइस ये नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ही केवल मिलता है, मैक्सिको में, दैट्स ट्रू। उस्ताद स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, गलत, सेंट्रल सेक्टर है। वीट एक्सपोर्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, ये सही है। और साइक्लोपियन वॉल आंध्र प्रदेश में है, गलत है चूंकि ये तो बिहार में है। बाकी इस सेशन की PDF आपको ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस QR कोड को भी स्कैन करके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे जाइएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिविजन करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।